हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। स्टूडेंट, आज हम टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके साथ मैं उसको शेयर करूंगा डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर का। स्टूडेंट आपको सबसे पहले मैं आपको टिश्यू कल्चर का ज़रा थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि टिश्यू कल्चर है क्या। जब भी आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल आप प्लांट की एग्जांपल लें, तो आपको पता है कि प्लांट की बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनती है। जब वो सिमिलर सेल अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं टिश्यू। अब स्टूडेंट, प्लांट के वो टिश्यू को लेके आप किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया, वैसे तो आपको पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल चाहिए जो नेचुरल मीडियम है, लेकिन आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है इसकी भी हम आगे जाकर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि कोई भी प्लांट के टिश्यू को लेके उसको हम आर्टिफिशियल मीडिया में जब ग्रो करवाते हैं और उसके ग्रो करवाने से जो हमारे पास प्लांट बनता है उसको हम बोलते हैं प्लांट बनता है इस टेक्निक के ज़रिए, उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये टिश्यू कल्चर और टिश्यू कल्चर के साथ मैंने आपको आर्टिफिशियल लिक्विड के बारे में बता दिया है कि भाई टिश्यू कल्चर के ज़रिए जब भी हम आर्टिफिशियल लिक्विड जो है, ये जो आर्टिफिशियल लिक्विड है ये बेसिकली लैबोरेटरी में होता है। आर्टिफिशियल मीडियम ये लैबोरेटरी में होता है, इसमें हम चीज़ों की ग्रोथ करवाते हैं, इसमें हम टिश्यू की ग्रोथ करवाते हैं। आगे जाके स्टूडेंट हम यहाँ पे आर्टिफिशियल मीडिया की ज़रा थोड़ी सी जो है कॉम्पोजिशन को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट आप जहन में ये रखें कि भाई आप किसी भी प्लांट के टिश्यू को एक आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हैं और उस टिश्यू से आप एक नया प्लांट बनाते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ओके, अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक साइंटिस्ट था, उसका मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि साइंटिस्ट का नेम था गॉटलीब हेबरलैंड। 1902 में इसने एक टर्म दी या एक स्टेटमेंट दी, उसका नेम है टोटीपोटेंसी। अब ये टोटीपोटेंसी क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक सेल की हिस्ट्री को पढ़ो तो 1665 में आपके पास जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था उसने सेल को डिस्कवर किया और 1831 में उसके सेंटर में एक डार्क पोर्शन था जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया और उसमें 1882 में क्रोमोसोम्स भी डिस्कवर्ड हो गए, वो किए थे वेल्दर फ्लेमिंग ने। तो 1902 में हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन और क्रोमोसोम के बारे में जान चुके थे। लेकिन स्टूडेंट 1902 में ये जो जर्मन का बोटैनिस्ट था, बोटैनिस्ट वो लोग होते हैं जो प्लांट की स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो गॉटलीब हेबरलैंड है इसने 1902 में टोटीपोटेंसी की एक स्टेटमेंट दी। अब ये जो टोटीपोटेंसी है ये क्या है? इसने ये कहा कि भाई हमारे पास अगर हम एक प्लांट की बात कर लें, जैसा कि मेरे पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे यहाँ पे इसके लीफ हैं। अब इस प्लांट का ये जो सेल है, जब आप इस सेल की स्टडी करते हैं, जब भी आप इस सेल को देखेंगे, इस सेल को जब आप ग्रो करवाएंगे तो इस सेल से कंप्लीट प्लांट बनेगा। एक सेल से कंप्लीट प्लांट जो बनता है इसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। कि प्लांट का कोई भी सेल हो, बल्कि टोटीपोटेंसी एनिमल के सेल के अंदर भी होती है। क्योंकि आप अगर देखें तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं किसी भी बॉडी के सोमैटिक सेल में। तो एक तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि टोटीपोटेंसी जो है किसी भी प्लांट के अंदर होती है और वो कंप्लीट प्लांट बनाने का वो सेल जो है वो कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन स्टूडेंट 1902 में ये चीज़ उसने स्टेटमेंट तो दे दी, वो प्रूव नहीं कर सका। लेकिन क्या हुआ कि 1958 में तकरीबन उसकी स्टेटमेंट के 56 ईयर के बाद, उसके 56 साल के बाद एक और हमारे पास जो है FC स्टीवर्ट साइंटिस्ट है, कार्नेल यूनिवर्सिटी का बोटैनिस्ट था। ये कार्नेल यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में है। FC स्टीवर्ट ने क्या किया स्टूडेंट, वो उसी स्टेटमेंट को गॉटलीब हेबरलैंड की जो उसने 1902 में दी थी, इसने क्या किया कि एक लिया इसने कैरेट, इसने कैरेट की बॉडी से टिश्यू लिया। अब आपको पता है कि सिमिलर सेल जो हैं वो टिश्यू होते हैं।
इस टिश्यू को इसने नेक्स्ट मीडियम में ग्रो करवाया जिसको हम ग्रोथ मीडियम कहते हैं। इस टिश्यू को ग्रोथ मीडियम में ग्रो करवाया और इससे बनाया कंप्लीट प्लांट। इससे इसने बनाया कंप्लीट प्लांट। तो ऐसे हमारे पास एक कैरेट से या एक ऑर्गेनिज्म से हमने जो टिश्यू लिया उस टिश्यू से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया। ये जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया इसको हम और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि उसने कैरेट का जो टिश्यू लिया कौन सा लिया, फ्लोएम को। जब उसने कैरेट की फ्लोएम को लिया और फ्लोएम को पहले उसने ग्रोथ मीडियम में रखा। किस ग्रोथ मीडियम में? आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। अब आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर आपको पता है कि शुगर होगी, इसके अलावा वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होंगे जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट क्या कि उसने जब इस टिश्यू को इस मीडियम के अंदर रखा ना तो ये स्टार्ट में ये प्लांट ने ग्रोथ शो नहीं की, या अब ये कह सकते हैं कि जो टिश्यू था उससे प्लांट नहीं बना। लेकिन बाद में उसने ना एक मिल्क डाला जिसको हम कोकोनट मिल्क कहते हैं। ये जब कोकोनट मिल्क इस सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ कि इस सोल्यूशन से हमारे पास शूट भी बन गई और उससे रूट भी बन गई और ऐसा ऐसा वो पूरे का पूरा कंप्लीट प्लांट बन गया। वहाँ पे क्या देखते हैं कि कंप्लीट प्लांट जो है वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। तो ऐसे हमारे पास जब भी हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ उस वक़्त तो समझ नहीं आई कि कोकोनट मिल्क से कंप्लीट प्लांट कैसे बना या कोकोनट मिल्क से टिश्यू से वो ऑर्गेनिज्म शूट और रूट कैसे बनी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जब साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी किया तो स्टडी में इस स्टेज पे पहुंचे कि भाई कोकोनट मिल्क के अंदर एक हार्मोन है जिसको हम साइटोकाइनिन्स कहते हैं। और साइटोकाइनिन्स के बारे में याद रखिएगा कि साइटोकाइनिन्स बेसिकली डिवीजन का काम करता है। ये सेल में डिवीजन के प्रोसेस को जो है ये स्पीड अप कर देता है, डिवीजन को ये रैपिडली इंक्रीज कर देता है। ओके, अब स्टूडेंट आपके पास टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और उसका जो मेन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने टिश्यू कल्चर किया, इसके बारे में डिस्कस करने के बाद आपकी बुक में एक हेडिंग होगी, अगर नहीं है तो पैराग्राफ में पॉइंट लिखा होगा, आप उसको हेडिंग भी बना लें। हमारे पास नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन को। जब भी हम स्टूडेंट माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो यहां पे एक पॉइंट लिखा होगा मिलियन ऑफ सीडलिंग, ठीक है। और अगला पॉइंट है लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेसिस। इस चीज को मैं आपको पहले डिस्कस करता हूं, बाकी फिर चीजें मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ना ये प्लांट है, ये वाला प्लांट का स्ट्रक्चर है। जब भी हम प्लांट को देखते हैं, जब भी हम प्लांट को पढ़ते हैं, जब भी हम प्लांट की बॉडी को देखते हैं, मेरे पास ये प्लांट है और हम लेते हैं प्लांट के लीफ को। और आपको पता है कि लीफ के अंदर सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। लीफ के अंदर सेल हैं जिनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल। हम लीफ से मीजोफिल सेल को निकाल के नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर देंगे जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लिक्विड या आर्टिफिशियल मीडियम। उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर क्या होगा कि हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स दोनों हार्मोन को डालेंगे। तो जो सेल हमने इसके अंदर डाला है ना, वो क्या करेंगे कि वो सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद उस सेल से शूट भी निकलेगी और उस सेल से रूट भी निकलेगी। तो हमारे पास हमने देखे एक सेल को मीडियम में डाला और उससे सेल डिवाइड किए, उनसे रूट भी निकल गई, उनसे शूट भी निकल गई। तो हम कहते हैं हमारे पास पनीरी तैयार हो चुकी है और पनीरी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। इसलिए स्टूडेंट याद रखिएगा कि मिलियन ऑफ सीडलिंग बेशुमार हमारे पास पनीरी तैयार हो चुकी है एक छोटी सी स्पेस के अंदर। एक छोटे से टब के अंदर हमारे पास हार्मोन के यूज से हमारे पास बेशुमार पनीरी है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारे, एक चीज और याद रखें, मैंने यहाँ पे जो सेल रखा है ना वो इस लीफ से लिया है और ये लीफ मैंने लिया है इस प्लांट से। इसका मतलब है ये मेरे पास पनीरी से जो बनने वाले जितने भी प्लांट है ना वो सारे के सारे प्लांट इस प्लांट के बिल्कुल सेम होंगे और इनको हम बोलते हैं कलोनल प्लांट। और एक और चीज़ याद रखें कि जब भी हमने यहाँ से एक सेल लेना है ना ग्रो के लिए, तो हम इस टॉप वाले पार्ट को लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल को हम फर्दर ग्रो करते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर बेसिकली वायरस नहीं होता।
जब वहाँ पे वायरस नहीं होता तो आगे बनने वाले जो प्लांट हैं वो भी वायरस फ्री होते हैं। तो ये चीज़ स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मोस्टली मीजोफिल सेल्स लेते हैं, और जब मीजोफिल सेल लेते हैं ना, एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट इस लीफ से, इस प्लांट से जब मैंने लीफ लिया, उस लीफ से जब मैंने मीजोफिल सेल लिए, तो मीजोफिल सेल से सेल वॉल को रिमूव कर लिया जाता है, और जब प्लांट की सेल वॉल को जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है जो वहाँ पे जाके नेक्स्ट मीडियम में ग्रो करवाया जाएगा, उससे हमारे पास जब वो डिवाइड करेगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो, जो हाइड्रेटेड जेल के उसको सराउंड किए होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँ कि हमारे पास यहाँ पे जो मीजोफिल सेल था ना, वो बेसिकली एक सोमैटिक सेल है, क्योंकि हमने सोमैटिक वर्ड सोमा से है, और सोमा का मतलब बॉडी होता है। बेसिकली हमने वो इस प्लांट की बॉडी से वो सोमैटिक सेल लिया है। अब वो जो सेल है, हम उस सेल के अंदर भी वेरिएशन ला सकते हैं, और उस वेरिएशन को हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। जब भी हम इन प्लांट को देखते हैं, जब भी हम माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करते हैं, माइक्रो का मतलब होता ही स्मॉल है, प्रोपेगेशन का मतलब प्रोपेगेट करना, किसी चीज़ को ग्रो करवाना। तो हमारे पास जब यहाँ पे बेशुमार छोटे छोटे प्लांट से सीडलिंग बनती है, वो सीडलिंग हम नेक्स्ट जो है बेड में ट्रांसफ़र करते हैं, और उससे हमारे पास बेशुमार नए यंग प्लांट बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल से क्लस्टर बना या उनसे जो प्लांट बने, उन सोमैटिक सेल के अंदर जो हम चेंज लाते हैं, उस वेरिएशन को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। और स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम मीजोफिल सेल को किसी भी आर्टिफिशियल लिक्विड के अंदर, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसफ़र के बाद जब वहाँ पे डिवाइड करता है, उससे सीडलिंग बनती है, तो वो सीडलिंग को हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपकी बुक में वर्ड यूज़ किया होगा शिप्ड, कि हम शिप मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और ये सारे का सारा काम आपको पता है कि बायोरिएक्टर्स के अंदर होता है। बड़े बड़े टब होते हैं जिनके अंदर हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को, या हम जो है माइक्रो प्रोपेगेशंस या सेल जो है उनको डिवाइड करवाने के लिए जेल के अंदर डालते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, उनसे सीडलिंग बनती है, उन सीडलिंग से फिर आगे जो है हमारे पास प्लांट बनते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट हमने टमाटो, सेलरी, एस्पैरागस, लिलीज एंड बेगोनिस, ये डिफरेंट हमारे पास प्लांट हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, जिनकी हमने माइक्रो प्रोपेगेशंस की है। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो आपको मैंने बता दी कि वो कैसे कैसे की जाती है और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट माइक्रो प्रोपेगेशन भी एक टिश्यू कल्चर का पार्ट है या टाइप है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं एंथर कल्चर, और एंथर कल्चर को याद रखिएगा कि एंथर कल्चर भी टिश्यू कल्चर की ही एक टाइप है। स्टूडेंट एंथर कल्चर क्या होता है? एंथर कल्चर के लिए आपको सबको एक क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है या फ्लावर की डायग्राम है। जब आप फ्लावर की डायग्राम को देखते हैं तो नीचे इसकी डंडी है, आपको पता है कि पेडिसल, थैलेमस, केलैक्स, करोला, एंड्रोशियम। हमारे पास ये जो मेल पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और ये जो फीमेल पार्ट है इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। अब ये जो एंड्रोशियम है, जब भी आप एंड्रोशियम को देखते हैं ना, ये यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एंड्रोशियम को नेक्स्ट लेबल कर लिया है। एंड्रोशियम में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये नीचे वाला है इसको दागे को हम बोलते हैं फिलामेंट। अब ये जो एंथर है ना, एंथर के अंदर हैप्लॉइड ट्यूब सेल होते हैं, हैप्लॉइड। यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, आपको इस चीज का पता है कि जो सीड होता है ना, सीड से नया प्लांट बनता है, सीड डाइप्लॉइड है, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके जो है फीमेल पार्ट से आते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके मेल पार्ट से आते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एंथर की, तो एंथर में तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें तो वो तो अभी फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। तो एंथर को जब हम ग्रो करवाते हैं ना, उस ग्रो करवाने से हमारे पास वो होमोजाइगस है, क्योंकि उसमें दूसरा पेयर तो आया ही नहीं है। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का जो पहला सेल था, जाइगोट था, उसमें 46 क्रोमोसोम थे, 20 मेरी मदर से आए थे, 20 मेरे फादर से आए थे, ठीक है। अब जब दोनों मिले तो 46 बन गए। 46 में से कुछ रिसेसिव ट्रेट है और कुछ डोमिनेंट है। लेकिन अगर जस्ट फादर के स्पर्म को लेके उसको ग्रो करवा के
एनिमल्स बनाया जाए तो उसमें जो रिसेसिव ट्रेट हैं वो भी शो होंगे, क्योंकि जब ये मिलेंगे जाइगोट के केस में तब तो रिसेसिव हिडन हो जाएंगे ना, क्योंकि जो मदर वाले जीन हैं वो डोमिनेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर जस्ट हम हैप्लॉइड को ग्रो करवा के चेक करें तो उसमें वो जिन्होंने रिसेसिव होना था वो हमें रिसेसिव ट्रेट चेक हो सकते हैं। इसलिए किसी भी प्लांट में हम रिसेसिव ट्रेट को चेक कर सकते हैं हैप्लॉइड एंथर कल्चर के जरिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टूडेंट जब भी हम हैप्लॉइड पोलन ट्यूब को इसके अंदर आके ग्रो करवाते हैं तो ग्रो करवाने के बाद वो सेल बनते हैं तकरीबन 20 to 40 सेल्स। जब वो सेल्स हमारे पास ग्रुप की शक्ल में बनते हैं तो उसको हम प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। और वो एम्ब्रियो पे बाद में ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे, उससे शूट भी निकलेगी और उससे रूट भी निकलेगी और उससे हमारे पास एक कॉम्प्लीट प्लांट बन जाता है। आपकी टिश्यू कल्चर, उसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन और उसके बाद एंथर कल्चर। एंथर कल्चर के बाद जो लास्ट पे है वो है सेल सस्पेंशन कल्चर। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। सेल सस्पेंशन कल्चर क्या है? जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक इतनी सी ट्यूब कह सकते हैं या इतना सा बीकर कह सकते हैं या बॉटल कह लें, ठीक है। ये मैंने आपको एक डिब्बा सा है, इसके अंदर ना ये रेड कलर वाला सारा ही सोल्यूशन है, फ्लूइड है, आर्टिफिशियल मीडियम है। मैंने इसके अंदर ना एक ऐसे ब्लू कलर का सेल छोड़ा, एक डिवाइड करके ये ऐसे कैलस बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ है कि ये जो अंदर वाला सेल है ना, इसको चारों साइडों से बाहर से सेल ने घेर लिया है। अंदर वाले सेल को डिवीजन की कोई स्पेस नहीं मिल रही, डिवीजन की कोई साइड नहीं मिल रही, लेकिन साइडों वाले सेल को तो मिल रही है। हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे सस्पेंड करेंगे, करने के बाद ये जो है सेल टूटेंगे। जब ये ग्रीन कलर के सेल टूट जाएंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यूं यहाँ पे। अब ये बिखर गए हैं, इनके दरमियान स्पेस बन गई है, अब ये फर्दर फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह बार बार सस्पेंशन करने के बाद ये सेंटर से टूटते जाते हैं। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके दरमियान में स्पेस आएगी और वो जो स्पेस है वहां पे दोबारा से सेल डिवाइड करके उस स्पेस को फिल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सेल सस्पेंशन कल्चर में हम सेल को डिवाइड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एल न्यूट्रिएंट और यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल क्लम्प्स। जब भी हम एक बीकर की बात कर लें या एक आप कह सकते हैं कोई भी आपके पास जो है स्ट्रक्चर है ग्लास का, उसकी बात करें, बंद है, इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट भी होंगे, लिक्विड भी होगा, हार्मोन्स भी होंगे। हम जब इसके अंदर सेल को डालेंगे तो सेल डिवाइड करके स्मॉल क्लम्प्स बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें प्लांट के सेल को डिवाइड क्यों करना है। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताऊं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो सेल्स है ना, वो सेल से हम निकालते हैं कोई केमिकल्स। अब होगा क्या कि मेरे पास अगर एक ही प्लांट है, मैंने उससे केमिकल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि उस प्लांट की टहनियों को काटूंगा या उसकी स्टेम को काटूंगा और उससे केमिकल निकालूंगा और प्लांट तो ज़ाया हो जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि हम जस्ट उस प्लांट का सेल लें, सेल को इस तरह मीडियम में रखें और सेल डिवाइड करते जाएंगे और उनसे आप केमिकल भी निकालते जाएं। जिस तरह के मेरे पास यहाँ पे एक प्लांट है सिनकोना लेडजेरियाना, इससे हम एक केमिकल निकालते हैं क्यूनिन। उसके बाद है डिजिटैलस लैनेंटा, इससे हम एक केमिकल निकालते हैं डिजिटॉक्सिन। अब आपको पता है कि क्यूनिन यूज होता है मलेरिया में और डिजिटॉक्सिन जो है वो यूज होता है हार्ट की डिजीज में। अब ये दोनों केमिकल हम क्या करते हैं कि सेल सस्पेंशन कल्चर के जरिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा सेल सस्पेंशन कल्चर में हम बहुत से केमिकल की प्रोडक्शन करते हैं, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल, ये तमाम की हम जो है करते हैं। और इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्लांट प्रोटेक्ट रहते हैं, प्लांट की प्रोटेक्शन रहती है। बजाय इसके कि आप एक प्लांट की हार्वेस्टिंग करें, आप उसको काटें और उससे केमिकल निकालें, आप क्या करें कि जस्ट 2, 4, 5 सेल लें और उन सेल को लिक्विड में रखें और वहाँ पे डिवाइड करके काफ़ी क्लस्टर बनेगा। उन क्लस्टर से हम केमिकल निकाल के नेक्स्ट आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट ये हमारे पास एक पूरे का पूरा मेथड था, ये हमारे पास पूरे का पूरा एक वे था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये टिश्यू कल्चर और इसके टाइप अगर आपको समझ आई हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं, और अगर किसी पॉइंट का क्लियर नहीं हुआ तो वो भी कमेंट्स में बताएं ताकि मैं वो आपके साथ क्लियर करूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।